भारतीय जनता पार्टी का जब जब नाम लीजिएगा तो आपको एक सवर्ण चेहरा सामने नजर आएगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की दृष्टि से मत देखिए, आपको देखना है तो जेपी नड्डा की दृष्टि से देखिए और अन्य लोगों के दृष्टि से देखिए। जिस तरह से मनन मिश्रा का राज्यसभा जाने का नाम अनाउंस हुआ तो इसे संयोग मान रहे होंगे आप, लेकिन ये संयोग नहीं था, एक बड़ा प्रयोग है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। राज्यसभा की दोनों सीटों के लिए नामांकन हो गया, लेकिन नामांकन से पहले बहुत कुछ दिल्ली में हुआ। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को 4 साल की सीट पर जाना था। अचानक उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल बदल दिया जाता है, 2 साल की सीट पर वो जाते हैं, विवेक ठाकुर की सीट पर वो जा रहे हैं। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन दूसरी सीट पर जिस नाम की चर्चा की थी वही नाम पे जाने वाले थे आर.के. सिंह, ऋतुराज और पशुपति पारस। लेकिन अचानक किसका नाम सामने आया? देखिए, मनन मिश्रा को बीजेपी ने भेजने का काम किया, स्वर्णों के साथ स्वर्णों का वोट साधने के लिए। तो ऋतुराज सिंह भी थे, यहाँ आर.के. सिंह भी थे, तो फिर मनन मिश्रा क्यों? ये एक प्रयोग है या फिर कुछ सोच के भेजा गया है? तमाम मुद्दों पर बाबा से चर्चा करेंगे। आखिर मनन मिश्रा को क्यों भेजा गया? वह मनन मिश्रा दूर दूर तक बीजेपी कार्यालय में भी कहीं हमने नहीं देखा और ना उनकी नामों की चर्चा होती, फिर क्यों भेजा गया उन्हें? देखिए, जो चर्चा चल रही है, आखिर चर्चा क्यों गर्म है? जो चर्चा चल रही है वो सारी बातें तो आपने बता दी, लेकिन इस चर्चा के तह में कौन सी बात है ये जानना जरूरी है। मनन मिश्रा सिर्फ एक नाम है, एक राज्यसभा उम्मीदवार हैं, एक मुद्दा है या एक सिर्फ चर्चा है? क्या है? और ऐसा क्या है उनमें कि उपेंद्र कुशवाहा से छीन करके 4 साल वाला उनको दे दिया गया? इसके पीछे कोई कहानी तो जरूर होगी। बिल्कुल। इस कहानी में कितने पात्र हैं, किन किन पात्रों ने ये अंतिम नाम फैसला में लाया, जबकि ये नाम तो उन लिस्ट का हिस्सा नहीं था। अचानक से ये नाम काहे आया, क्यों आया? और ये नाम आने से पहले आखिर बिहार की राजनीति में उथल पुथल क्यों था? जब उपेंद्र कुशवाहा अनाउंसमेंट कर दिया कि वो 20 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं तो किसने अड़ंगा लगाया? और वो 20 तारीख को वो अनाउंसमेंट 4 साल की सीट पे थी। हम तो पूरी बात बता रहे, 4 साल पर थे, 2 साल पर थे, हमको उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से है कि जब हमने उपेंद्र कुशवाहा की टीम से पूछा, उपेंद्र कुशवाहा से पूछा, तो उनको 4 साल जाना था। हाँ। 4 साल की बात हुई थी। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ आपको याद है ना कि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, ये बात तब हुई थी जब उपेंद्र कुशवाहा नया यहाँ ताज़ा आए थे और उन्होंने जदयू की तरफ से बयानबाजी शुरू की थी। तो ये बातें उनको कहने वाले सम्राट चौधरी थे। खैर, इन सब बातों को राख डाल दीजिए, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। अभी जो वर्तमान हमारे पास है, उस वर्तमान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहने के लिए है। अब ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो आप समझिएगा कि मैं वो बातें कह रहा हूँ। मैं जाति से ब्राह्मण, धर्म से ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण जरूर हूँ, लेकिन कर्म से मैं पत्रकार हूँ और यही मेरी जाति है, बस दूसरी कोई मेरी जाति नहीं है। अगर इस जाति पर आपको भरोसा हो तो आप मेरी पूरी बात सुनिएगा, वरना अभी हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि ये वायस होकर के नहीं बल्कि एक फार्मूला है, जिस फार्मूले के तहत हम आपको ये चर्चा जो है वो आपके सामने रखने आए हैं कि जो चर्चा हो रही है उसके तह में क्या है। वास्तविकता ये है कि एक स्वर्णिम काल हुआ करता था ब्राह्मणों का, जिसने मजबूर किया ओबीसी और ईबीसी शेड्यूल कास्ट को कि वो आंदोलन करें, और ये आंदोलन हुआ भी। जिस तरह से सवर्णों ने, सिर्फ ब्राह्मणों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे सवर्ण बिरादरी की बात कर रहा हूँ, मैं चारों जातियों की बात कर रहा हूँ, और चारों जातियों में सिर्फ हिंदू की नहीं, मुसलमानों की भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी जो सवर्ण है वो डोमिनेट किया करते थे और नीचे वाले को चौकी पर नहीं बैठने देते थे, खटिया पर नहीं बैठने देते थे, वो नहीं बैठते थे। कल ही संपादक नमन मिश्रा जी चर्चा कर रहे थे पंचनामा में, तो उन्होंने कहा भी कि इसके 2 पहलू थे। एक पहलू था कि ब्राह्मण दलित के यहाँ खाता नहीं था, और दूसरा दलित ब्राह्मण को खिलाता नहीं था। बिल्कुल। क्योंकि उसको लगता था कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इसको लगता था कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो दोनों एक ही मुद्दे पर थे, लेकिन तरीका और कारण दूसरा था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी का जब जब नाम लीजिएगा तो आपको एक सवर्ण चेहरा सामने नजर आएगा। अब आप इसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी की दृष्टि से मत देखिए, आपको देखना है तो जेपी नड्डा की दृष्टि से देखिए और अन्य लोगों के दृष्टि से देखिए। जिस तरह से मनन मिश्रा का राज्यसभा जाने का नाम अनाउंस हुआ तो इसे संयोग मान रहे होंगे आप, लेकिन ये संयोग नहीं था, एक बड़ा प्रयोग है। अब
अन्य लोगों के दृष्टि से देखिए, राजनाथ सिंह के नज़र से आप देखिए, तब आपको असल में भारतीय जनता पार्टी पता चलेगा। और इसके साथ साथ अगर कांग्रेस को देखना है आपको, तो आप जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि से देखिए और राहुल गांधी की दृष्टि से देखिए, क्योंकि ये भी सवर्ण है, ये भी ब्राह्मण परिवार से आते हैं। खैर, इन सारी बातों को अगर दरकिनार भी कर दिया जाए तो जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2024 का चुनाव एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मजबूर करता है भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को कि वो एक बार फिर से एक नए प्रयोग के साथ शुरू करें। जिस तरह से मनन मिश्रा का राज्यसभा जाने का नाम अनाउंस हुआ तो इसे संयोग मान रहे होंगे आप, लेकिन ये संयोग नहीं था, एक बड़ा प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट किया गया। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो फुल प्रूफ एक्सपेरिमेंट है। बिल्कुल। जब आप लैब में जाते हैं कोई चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए तो वो प्रैक्टिस पहले से हो चुका होता है। जो टीचर आपको प्रैक्टिस कराता है वो उसका परंगत होता है, और नहीं तो O2 में C2 मिल जाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो बाबा इस नाम की चर्चा यहीं से तो नहीं थी? बता रही हूँ मैं, ये मनन मिश्रा को चुनने के पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो जो फैक्टर जो सामने आपको नजर आ रहा है, ब्राह्मण वाला एंगल। दूसरा, एक मजे हुए वकील हैं और वकीलों की एक बड़ी लाइन है। बार बार जो नरेंद्र मोदी को अपनी नीतियों को ठंडे बस्ते में डालना पड़ रहा है, जो भी एजेंडा लेकर के आ रहे हैं उसको बैकफुट होना पड़ रहा है, बैकफुट पे आना पड़ रहा है, बार बार वापस लेना पड़ रहा है, तो ये एक बड़ी बात है जो एक परसेप्शन बनाती जा रही है कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में उनको एक फौज चाहिए जो उनको मंत्रणा करे, उनके साथ बात करे और उनके सही जो फैसले हैं उस पर ठोक बजा करके उसको सामने लाए। मनन मिश्रा गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एक बड़े वकील हैं, और इतना ही नहीं, बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। तो बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया के, तो उनके अंडर में कितने वकील होंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और सभी दिग्गज वकील तो उसी काउंसिल के अंदर आते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये सारी परिस्थितियां तो हैं ही, लेकिन एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वही झटका मिला है जहां ब्राह्मण डोमिनेटिंग सीट था, उसमें बहुत हद तक सफल जदयू हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी को अपने सबसे हॉट सीट जो लगातार ब्राह्मण डोमिनेटिंग सीट था बक्सर, उस पर करारी हार मिली है, और करारी हार मिली भी है तो जिस तरह से वो सब कुछ चल रहा था, एक सीट के कारण 2 ब्राह्मण नेताओं का पैकअप हो गया, और दोनों ही दिग्गज ब्राह्मण नेता। एक अश्विनी चौबे जो ब्राह्मणों के पुरोधा कहे जाते हैं, उन्हें तो टिकट ही नहीं मिला। नहीं, समाप्ति तो हुई उनकी ना, आखिर कारण तो वही ना था, उनके जगह पर एक ब्राह्मण को दिया गया, तो मतलब यही था कि वो जीत जाएंगे तो एक ब्राह्मण वहां से खड़ा हो जाएगा। और लगातार ब्राह्मणों का इस तरह से बढ़ जाना और भारतीय जनता पार्टी से कट जाना कहीं ना कहीं आरएसएस को परेशान कर रहा है, जो मैं आरएसएस की बात लगातार कर रहा हूँ। चर्चा तो सामने आपके नजर आ रही है, अब मंथन भी चल रहा है कि ये संयोग है कि प्रयोग है, लेकिन पूरी तरह से ये प्रयोग है। और नरेंद्र मोदी ने इस मंथन के दौर में सबसे लास्ट बॉल पे ऐसा गेम पलट दिया है कि अब इस गेम को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन क्या करे, यानी कि कोई बड़ा खेल होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, वरना ये बात नहीं होती। बात चर्चा खूब होगी, सिंपैथी आएगी उपेंद्र कुशवाहा के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गलत कहाँ किया है। मैं पहले भी खबर में बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, हर कोई चाहता है कि यदि मुझे मौका मिला है तो पहले मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगा ना, तब ना आप मेरे अच्छे मित्र हैं तो आपको दूंगा, लेकिन पहले तो मैं सोल्व करूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला बहुत अच्छा लिया है, और अगर रिकॉर्ड देखें तो 1961 से लेकर के 1990 तक 5 ब्राह्मण इस बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, यानी कि ब्राह्मण डोमिनेटिंग रहा है। भले ही 1990 के बाद एक बार फिर से ओबीसी का कब्जा इस पर रहा है, लालू प्रसाद आए, उसके बाद से नीतीश कुमार आए, अब ईबीसी इस पर दावेदारी कर रहा है, इस पर दलित की दावेदारी हो रही है, बारी बारी से सबको की दावेदारी हो रही है, और कहीं ना कहीं सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने अपनी दावेदारी छोड़ दी है। अब सवर्णों की अगर बात करें तो सवर्णों में एकजुट नहीं है, ओबीसी ईबीसी एकजुट होकर के आ रही है,
लगातार आपने देखा होगा कि 36% का डिमांड ईबीसी कर रही है, तो 27% का डिमांड जो है ओबीसी कर रही है। 19% का डिमांड करने के लिए आप एससी को देख रही हैं कि लगातार खड़ा है, लेकिन 15-15.5% जो सवर्ण हैं वो कहाँ एकजुट हैं? वो इतने टुकड़ों में बिखर गए हैं कि उनको देख करके कहा जाता है कि आप 3.65% है, आप ब्राह्मण हैं, आप बस उतने में सीमित रहिए। अगर आप राजपूत हैं तो 3.45% है, वहीं सीमित रहिए। यदि आप भूमिहार हैं तो 2.86% रहिए, वहीं रहिए। और यदि कायस्थ हैं आप तो आप 1% नहीं है, कहाँ आप फुटफुटा रहे हैं? साइड थामिए ना। यानी कि आप अलग अलग खाने में बटे हुए हैं, अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं, तो आपकी ये परिणति है। अब ऐसी स्थिति में जो लगातार ब्राह्मण डोमिनेटिंग क्षेत्र हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी फोकस करना चाहती है। जैसे आप जो गोपालगंज का एरिया है, भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में गोपालगंज के एरिया को आप ले लीजिए, तो ये चंपारण का एरिया जो है वो पूरा ब्राह्मण डोमिनेटिंग क्षेत्र है। बक्सर को भी कहा जाता है ब्राह्मण डोमिनेटिंग क्षेत्र, और गोपालगंज और बक्सर में बहुत अच्छा संबंध है, बहुत करीब करीब है। क्योंकि जब इस सीट पर लड़ने के लिए मिथिलेश तिवारी गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा तो घर ही है। तो ऐसी स्थिति में मनन मिश्रा का चुना जाना बक्सर के ब्राह्मणों को और अन्य ब्राह्मणों को भी काफ़ी कुछ राहत देगा। इसके अलावे दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और सहरसा, ये ज़िले हैं वो ब्राह्मण डोमिनेटिंग हैं। और बार बार अगर बात दरभंगा की करें तो दरभंगा में ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। मधुबनी जिसने साथ दिया एनडीए का, झंझारपुर जिसने साथ दिया एनडीए का, चंपारण जिसने साथ दिया एनडीए का, सीतामढ़ी जिसमें पहली बार ब्राह्मण जीत करके आए, मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ ब्राह्मणों ने डोमिनेट किया, तब जा करके यहाँ से जीत करके आए कुशवाहा समाज, माफ़ कीजिएगा, सहनी समाज से। सहरसा ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ब्राह्मण डोमिनेटिंग है। तो मधेपुरा आपने देखा होगा कि मधेपुरा और कोसी के क्षेत्र में भी अच्छा खासा रहा। अब इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियाँ बनी हैं उसमें एक बात तो साफ है कि आखिर कौन सा बड़ा रणनीति अपनाई गई है। तो आने वाले 2024 के बाद 2025 के चुनाव को अगर देखते हैं बहुत गंभीरता से आप, तो यहाँ की लड़ाई कुछ अलग है। नीतीश कुमार को यहाँ मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से इंतजार कर रही है, कभी आपने मछली मारते किसी को देखा है बंसी लगा करके? बहुत इंतजार करता है कब पकड़ा जाए, तब जाकर के उसके बंसी में कोई मछली फंसती है, और दिन भर बैठता है तो 4 से 5 मछली फंसती है, उसी से अपने परिवार को चलाता है वो। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा परिवार, और बंसी लगा करके बैठा हुआ है 2005 से ही कि फंसे फंसे फंसे, मछली नहीं फंस रही है। तो इस बार फंसाने का पूरा प्रबंध है। मनन मिश्रा के माध्यम से सवर्णों के वोट बैंक को अपने तरफ करने का लगातार आपने देखा कि इससे पहले ईबीसी को दिया गया, भीम सिंह को भेजा गया, इसके बाद धर्मशिला गुप्ता को भेजा गया, महिला मोर्चा के अध्यक्ष में। महिला के साथ साथ वो वैश्य समाज से भी आती थी। इसके बाद आपने देखा कि एक कुशवाहा समाज को खुश करने के लिए भले 2 ही साल का हो, लेकिन अभी मैं बात कर रहा था तो आपने देखा कि एक फ़ोन आया जिसमें बधाई दी जा रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा। मैंने कहा भी कि आप खुश हैं, तो पूरा खुश तो नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, कुछ तो मिला। अब कुशवाहा समाज को एक बार फिर से अपना नेता मिल गया है जो सदन में रहेगा। खैर चलिए, कुशवाहा वोट को साधने के लिए कर लिया बीजेपी। बिल्कुल। तो ये जो बिखर रहे थे उस वोट को भी साधने का अगर आंकड़ों की दृष्टि से हम देखें तो जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 12 सीटें अगर हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें कायस्थ एक हैं, राजपूत की संख्या है, राधा मोहन सिंह, सिग्रीवाल, रूढ़ी। उसके बाद यादव की बात करें तो अशोक यादव हैं, नित्यानंद राय हैं। अगर संजय जायसवाल की बात करें तो बनिया समाज से आते हैं। प्रदीप कुमार जो अररिया से जीत कर आए हैं वो ईबीसी से आते हैं। राजभूषण ईबीसी से आते हैं। गिरिराज सिंह भूमिहार हैं, विवेक ठाकुर भूमिहार हैं। ये एकमात्र ब्राह्मण गोपाल जी ठाकुर हैं, मतलब उस पूरे 12 की लिस्ट में एक ब्राह्मण। और यही सेम स्थिति है जनता दल यूनाइटेड में भी कि एक ब्राह्मण जो हैं वो देवेश चंद्र ठाकुर उससे जीत कर आते हैं। बाकी सुनील कुमार कुशवाहा हैं, लवली आनंद राजपूत हैं, देवेश चंद्र ठाकुर की बात मैंने कर दी। रामप्रीत मंडल ईबीसी सुपौल से, दिलेश्वर कामत हैं ईबीसी। इसके बाद दिनेश चंद्र यादव जाति से आते हैं। आलोक सुमन एससी से आते हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं। अजय मंडल भी ओबीसी से आते हैं, इसके ईबीसी से आते हैं, सॉरी। गिरधारी यादव भी यादव समाज से आते हैं। ललन सिंह भूमिहार से आते हैं। और कौशलेंद्र कुमार एकमात्र कुर्मी हैं। यानी कुर्मी और ब्राह्मणों की संख्या
एक है। और ये समझिए कि नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं दुखद भी है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रयोग हुआ है, इसमें नीतीश कुमार की सहभागिता भी रही होगी, सहमति रही होगी, निश्चित रूप से रही होगी कि मैं यहाँ से घेर रहा हूँ, आप वहाँ से घेरिए। और इसको अब इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो चिंता का विषय मैं बार बार बता रहा हूँ। इसमें चिंता का विषय जहाँ एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी है कि 2 ही साल भेजा गया 2025 के चुनाव में, उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल भेज करके आगे फिर एक्सटेंड किया जाए या आगे की रणनीति क्या होगी, उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर जद्दोजहद 2025 में करना पड़ेगा, फिर समझौता करना पड़ेगा, फिर सीट कम मिलेगी, आइएगा तो यही ना घूम के, फिर सीट कम मिलेगी। क्योंकि अगर आपको 4 साल का मिल गया रहता तो आपके पास एक पावर रहता, आपको कम सीट मिलेगा, तो ऐसी भी स्थिति आपके सामने आएगी। इन सभी परिस्थितियों को देख करके एक बात तो साफ लग रहा है कि मनन मिश्रा सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं है, बल्कि उनका एक वकील होना, जाने माने वकील होना, और जाने माने वकीलों का फहरिस्त जो है छोटा होते जा रहा है। अब देखिए कि बड़े बड़े वकील जो थे वो धीरे धीरे करके अब उनकी उम्र ढलान पर जा रही है, तो नई टीम तैयार करना है, इसके लिए मनन मिश्रा की ज़रूरत है। दूसरा, ब्राह्मण समाज से आते हैं। तीसरा, उनके आने से खास करके भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र जो गड़बड़ा रहा है वो हाथ में आ जाएगा, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर काम करेगी। चलिए देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की कि क्या कुछ बीजेपी ने ऐसा किया है। मनन मिश्रा को पार्टी ज्वाइन करवा के बहुत फायदे होंगे। फिलहाल चर्चा गर्म में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।